नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पहला फायर ब्रांड इंटरव्यू है उसकी हाइलाइट्स क्या है, जिसमें कि योगी ने मजहबी रट लगाने वालों को क्लियर कट जवाब दिया है। और दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे 15 करोड़ के जले नोट मिलने के बाद भी जस्टिस वर्मा पर क्यों नहीं हो रही है एफआईआर। और उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि आप कब से कर पाएंगे ट्रेन से 4 धाम यात्रा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि कैसे सीएम योगी ने विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति को बेनकाब कर दिया है। तो योगी आदित्यनाथ का नया पॉडकास्ट आज देश की सबसे चर्चित खबर है। योगी हिंदुत्व की राजनीति को लेकर बेबाक हैं, ये तो वो पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज का पॉडकास्ट योगी को राजनीति की एक नई लीग में खड़ा करने वाला है। योगी वो नेता हैं जो अपनी बात कहने के लिए शब्दों का जाल नहीं खड़ा करते। वो सीधी सपाट भाषा में और ठोक कर बता देते हैं कि उनके हिसाब से क्या गलत है और क्या सही। योगी स्टाइल राजनीति में बीच में कोई जगह नहीं होती, मामला आर या पार का होता है। और आज के इंटरव्यू में भी योगी ने अपनी उसी छवि को और मजबूत की। वो सवाल जो सदियों से मुंह बाए खड़े थे, लेकिन जिसकी तरफ देखना भी गुनाह था, योगी आज उन सवालों को न सिर्फ हल कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, बल्कि एक समानांतर विमर्श भी खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम मुश्किल सवालों को कब तक टालते रहेंगे, कब तक उससे मुंह चुराते रहेंगे। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर आक्रांताओं का महिमा मंडन कब तक चलता रहेगा। हम कब तक मुस्लिम तुष्टीकरण को धर्मनिरपेक्षता के लबादे में ढकते रहेंगे और हिंदू हितों की बात सांप्रदायिक कहकर खारिज करते रहेंगे। योगी ने अपने इंटरव्यू में आज उस नैरेटिव पर सीधी चोट की है जिसका इस्तेमाल दुनिया में भारत की छवि खराब करने के लिए किया जाता है। और वो नैरेटिव है कि भारत में मुसलमान खतरे में है, जिसका इस्तेमाल राहुल, अखिलेश, ममता से लेकर ओवैसी जैसे तमाम राजनेता वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। और इस नैरेटिव के झूठ को योगी ने कैसे बेनकाब किया, पहले जरा एक बार यह सुनिए। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था। तो योगी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नाम लेकर एक ऐतिहासिक सच्चाई दिखाई। पाकिस्तान से हिंदू कैसे गायब हो गए, ये दुनिया से छिपी हुई नहीं है। और आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे भी दुनिया देख रही है। दूसरे मजहब को लेकर इस तरह की भावना के साथ न तो कोई भाईचारा मुमकिन है और न ही किसी तरह की धर्मनिरपेक्षता। यही वो सच है जिसे कहने में इस देश के ज्यादातर पॉलिटिशियन की जुबान लड़खड़ाती रही, लेकिन योगी नहीं हिचकते। यहां यह समझना जरूरी है कि योगी जब हिंदू हित की बात करते हैं तो इसका मतलब मुस्लिम विरोध नहीं है। वो तुष्टीकरण के खिलाफ, उस तुष्टीकरण के खिलाफ जिसमें मुसलमानों का हितैषी दिखने के लिए हिंदू नेता नमाज पढ़ने से भी नहीं हिचकते। आपको लगेगा कि मैं क्या ही बोल रहा हूं, लेकिन यकीन नहीं हो तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी के एमएलए रविदास मेहरोत्रा हैं और रमजान का महीना है तो मेहरोत्रा जी बाकायदा नमाज पढ़ने आए। यह अलग बात है कि मौलानाओं को यह भाईचारा भी नहीं पच रहा। सुनिए शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे मौलाना क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं मजहब को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये तमाम चीजें शरन और वसूलन और अखलाकन हर एतबार से गलत हैं और निंदनीय हैं। मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं मल्होत्रा साहब से कहूंगा कि नमाज अगर उनको प्यारी है तो बेशक आ जाइए, कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपको मुसलमान कर लूंगा। आप फिर कलमा पढ़िए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज करिए, ज़कात दीजिए,
तो बेहतर होगा। आप कलमा पढ़ लेंगे तो मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। तो योगी असल में तुष्टीकरण के इस घटिया खेल पर चोट करते हैं। होली के मौके पर रंग खेलना कोई धार्मिक आयोजन नहीं है और न तो रंगों का कोई धर्म या मजहब होता है, लेकिन होली के मौके पर यूपी में मस्जिदें ऐसे ढकी गई कि छींटे पड़ जाएंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। योगी इसी सोच पर चोट करते। मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो, बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। तो योगी अपने पॉडकास्ट में तुष्टीकरण की इसी राजनीति पर चोट करते हैं, जिससे कट्टरपंथी सोच को शह मिलती है, उसको ताकत मिलती है। इसीलिए उन्होंने गिनाया कि कैसे 2017 से पहले अखिलेश राज में यूपी दंगों की आग में सुलगा करता था, लेकिन योगी सरकार बनते ही उस पर लगाम लग गई। सीएम योगी ने कट्टरपंथी गैंग पर जिस तरह नकेल कसी है, उसे देश मिसाल के तौर पर ले रहा। मजहबी साजिश करने वाले और पथराव करके माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर जिस तरह मजबूती से चलता है, वो एक सबक बनकर उभरा है। उसे नागपुर की तस्वीरों से समझिए, जहां दंगा कांड के आरोपी के घर पर योगी की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। योगी ने पॉडकास्ट में इसे बुलडोजर जस्टिस कहा और यह भी बताया कि इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। बुलडोजर जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। तो न लाग न लपेट, योगी का मैसेज एकदम क्लियर है और उनका यही अंदाज वोट बैंक की राजनीति करने वालों को अखरता है, खलता है। राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ओवैसी ब्रदर्स हों या ममता बनर्जी, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला हर चेहरा, हर पार्टी इस पॉडकास्ट से योगी के निशाने पर। जो राहुल गांधी चुनावी रैलियों में हाथ में संविधान लेकर जाते रहे, संविधान बचाने की शपथ खाते रहे, कर्नाटक में उन्हीं की पार्टी की सरकार ने कैसे तुष्टीकरण के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं हिचक रहे। मजहब के आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने तक को तैयार दिख रहे हैं। योगी ने पॉडकास्ट में वो भी गिनाया। ये कांग्रेस 1952 से लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ इसी प्रकार से छेड़छाड़ करती रही, लगातार कर रही। कांग्रेस को जब भी अवसर मिला है, डीके शिव कुमार वही बोल रहे हैं जो विरासत में कांग्रेस ने उनको दिया है, जो कांग्रेस का एजेंडा है, ये संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं। लेकिन इनको सच्चाई, अपने कृत्यों की सच्चाई के बारे में इनकी बताया जाना चाहिए कि इन्होंने कब कब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और भारत के संविधान में कितने संशोधन करके इन्होंने संविधान की आत्मा को 1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में, गला घोंटने का काम किया था। तो योगी ने क्लियर कट कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश का माहौल बिगाड़ रही, और उन्होंने यह स्पष्ट तौर पे कहा और उन्होंने किसी भी नेता का नाम लेने से उन्होंने जरा भी परहेज नहीं किया। आज योगी सवाल उठा रहे हैं कि 80% हिंदू आबादी को
दरकिनार करके 20% मुस्लिम वोटों की राजनीति करना किस लिहाज से धर्मनिरपेक्षता है? जिस राम मंदिर में देश की बड़ी आबादी की आस्था है, क्या उसका विरोध करना धर्मनिरपेक्षता है? जबकि वही लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और खुद को सेकुलर बताते हैं। संभल से लेकर मथुरा तक जहां हिंदू धर्म स्थलों को तोड़कर मस्जिद बनाने के ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण दोनों मौजूद हैं, वहां मुस्लिम तबके का हक छीनने का आरोप लगाते हैं, मुस्लिम तबके को उकसाते हैं। यह किस तरह की धर्मनिरपेक्ष सियासत है? आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अभी बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे? कितने अरे मस्जिद जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब ये बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाए गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। तो संभल में हरिहर मंदिर होने के प्रमाण हिंदू धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। वहां कल की अवतार की कथा आज से नहीं सदियों से कही जा रही। इसे झूठ बताने वालों को योगी ने करारा जवाब दिया है। बताया कि कैसे संभल में 64 में कैसे 54 तीर्थ स्थल खोदकर निकाल लिए गए हैं, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में 64 में से 54 निकाले जा रहे हैं और जो बाकी है उसे भी निकाला जाए। योगी ने कहा कि सेकुलरिज्म की इसी परिभाषा में भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब का तड़का लगाकर जनता को भरमाया जाता रहा। धर्मनिरपेक्षता का यह ढोंग उन्हें कबूल नहीं है और इस पर वो चोट करते रहे। धर्मनिरपेक्षता के उसी ढोंग को आगे करके कैसे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ राजनीति की जा रही है, देश के मुस्लिम तबके को बरगलाया जा रहा है, योगी ने उसको भी बेनकाब किया। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खासतौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम भौचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। तो योगी बिल्कुल अपने विचार में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वो अल्पसंख्यकों या मुसलमानों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ है और योगी इस बात का चैलेंज करते हैं कि उनकी कोई भी योजना, किसी भी प्लान को लेकर किसी को ये उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी के साथ भेदभाव किया है। लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर एक तबके की गलतियों को, उसकी ज्यादतियों को नजरअंदाज करने का जो खेल चलता रहा है, अब वो नहीं चलेगा। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि कैश कांड मामले पर जज साहब पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही। तो जब एक आदमी, आम आदमी हार जाता है, पूरे सिस्टम से हार जाता है, तो उसका भरोसा सिर्फ देश की जुडिशियल सिस्टम पर होता है। तभी तो अदालतों को न्याय का मंदिर कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने जुडिशियरी पर जनता के विश्वास को हिला दिया है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बोरियों में जला हुआ कैश मिला और फिर जस्टिस वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का नरम रवैया।
सवाल उठ रहा है कि क्या देश के आम आदमी पर लागू होने वाला कानून देश के जजों पर लागू नहीं होता? क्या हमारे देश के जज जवाबदेही से परे हैं? यह सवाल आज देश की जनता के मन में लगातार उठ रहा है। लेकिन हाई कोर्ट के जज के घर 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हो या कैश में मिलने की बात हो, लेकिन उन पर कार्रवाई के नाम पर उनका सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाए, तो सवाल तो उठेगा ही कि आखिर दोहरा मापदंड क्यों? इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील आज बिफरे हुए 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट डस्टबिन है? जिस जज के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने की बात हो रही है, उसे सजा के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापसी का इनाम दे दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और उसकी तुलना पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से कर दी। आप देखिए जरा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील कितने गुस्से में हैं, और फिर आपको बताऊंगा कि आखिर जिस जज साहब के घर से 15 करोड़ कैश मिलने की बात कही जा रही है, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? तो हमसे टकराएगा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी तो हमसे टकराएगा हो जाएगा। यार एक बात बताइए, वकील को अब पैसा देने की क्या जरूरत है जब जजेस साहब को दिया जा सकता है? तो वकीलों का एक गुस्सा इसलिए भी फूटा है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन कोई सख्त एक्शन लेने के बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। वकील पूछ रहे हैं कि आखिर कैसा इंसाफ है जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी वेबसाइट पर जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम में मिले नोटों की बोरियों का वीडियो अपलोड किया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद 3 जजों की कमेटी बनाकर जस्टिस वर्मा पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस वर्मा की जांच से जुड़ी जो याचिका थी उस पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भाई ये कोई छोटा मामला है क्या? हाई कोर्ट के एक जज संगीन आरोपों के घेरे में है और इस देश की सुप्रीम कोर्ट तो किसी वीआईपी के जमानत की अर्जी पर भी कई बार अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई कर लेती है। और आज जब पूरा जुडिशियल सिस्टम सवालों के घेरे में है तो इसका जवाब तलाशने में इतनी आनाकानी क्यों भाई? आपको बता दें कि इस याचिका में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से मिले जले हुए नोटों के मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई थी। और याचिका में कहा गया कि ऐसा केस अगर किसी आम नागरिक का होता तो अब तक सीबीआई और ईडी उसके पीछे लग जाती। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हिदायत दी कि वो इस केस में कोई सार्वजनिक बयान न दे, कि वो तो खारिज किया ही कि आज की अर्जेंट सुनवाई नहीं करेंगे, ऊपर से उसे हिदायत भी दे दी कि इसमें जाकर कहीं बयानबाजी ना करे। लेकिन ये केस अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ। लोग जानना चाह रहे हैं कि जिस जज के घर से 15 करोड़ रुपए के जले हुए नोट मिले और जिसका सबूत सबके सामने है, फिर भी उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही, तो इसके पीछे क्या वजह है जरा आप उसको भी समझिए। तो इसके पीछे भी देश का कानून है और वो कानून जो जजों को आम आदमी के मुकाबले अलग खड़ा करता है, जो कहता है कि हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई तो हो सकती है, पर पुलिस खुद से जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर तभी हो सकती है
जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसकी अनुमति देंगे। और साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायत आने पर पहले चीफ जस्टिस खुद शिकायत की जांच करेंगे और ऐसे मामले की जांच के लिए चीफ जस्टिस एक कमेटी का गठन भी कर सकते हैं जिसमें 3 जज शामिल होंगे। तो जस्टिस वर्मा के घर मिले जो अधजले कैश वाला केस है, इस प्रक्रिया में इसमें भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इस केस में 3 जजों की जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने मंगलवार को जस्टिस वर्मा के घर जाकर इसकी जांच की और उस स्टोर रूम का भी जायजा लिया जहां अधजले नोट बरामद किए गए। लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जब जांच पूरी ही नहीं हुई तो फिर जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों कर दिया गया? रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा भी यही सवाल उठा रहे हैं। सुनिए जरा उनको, फिर आपको बताऊंगा कि अगर जांच में जस्टिस वर्मा दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। कि जुडिशरी में करप्शन है और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है के अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी। कि ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च को आग लगी थी, लेकिन जस्टिस वर्मा पर एक्शन लेने में 5-6 दिन लग गए। खबर तो यह भी है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय को इसकी खबर 9 दिन बाद दी गई और सुप्रीम कोर्ट को भी खबर देरी से की गई। लोग कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के घर मिले अधजले कैश की खबर को दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि आप देखिए कि जले हुए नोटों का वीडियो आने के बावजूद दिल्ली फायर चीफ ने झूठ बोला कि जस्टिस वर्मा के घर नोट मिले ही नहीं, जबकि आग बुझाने गए फायर फाइटर्स ने इस कैश का वीडियो खुद बनाया था। लेकिन फायर चीफ का झूठ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले नोटों का वीडियो वेबसाइट पर अपलोड करके खोल दिया। आज टाइम्स नाउ भारत की टीम जब दिल्ली फायर चीफ अतुल गर्ग से सवाल किया उसने कि आपने झूठ क्यों बोला था, तो उनकी बोलती कैसे बंद हो गई, जरा ये भी देखिए। So Atul Garg, we'll try to ask him the question. Sir, is there a cover-up? Why are you, sir, not answering the questions? Sir, why there were change in the statements? Sir, first you said that the notes were not found, but then the notes were found. So why there are number of clarification coming in? What would you have to say on this? No comments. तो जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम से मिला कैश किसका था? ये कैश कहां से आया? इस कैश का जस्टिस वर्मा से क्या लेना देना है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं और ये जवाब सुप्रीम कोर्ट की इस हाउस कमेटी को, जो इन हाउस कमेटी बनी है, उसको देना है। अगर कमेटी जस्टिस वर्मा को बेकसूर पाती है तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ सबूत मिले तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। और अगर जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया तो जांच समिति इनके खिलाफ महाभियोग के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकती है। ऐसे भी कुछ मामले हैं जिसमें इन हाउस कमेटी की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीबीआई को हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एस.एन. शुक्ला को इन हाउस कमेटी ने भ्रष्टाचार का दोषी पाया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2021 में उनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज की। इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक पूर्व जज के खिलाफ भी सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मार्च 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज शमित मुखर्जी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अब यही प्रक्रिया जस्टिस वर्मा के केस में भी फॉलो किया जाना। लेकिन यह केस इसलिए अलग है बाकी मामलों से, बाकी केसेस से, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी हाई कोर्ट जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं। जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम में जले हुए नोटों की बोरियों को देखकर
लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस पैसे का जस्टिस वर्मा से कोई लेना देना नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने तो सुप्रीम कोर्ट की तुलना इसी बात पर पाकिस्तान से कर दी है। जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिकमेंडेशन को सरकार वापस करे। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं है। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी, तब क्या स्थिति पैदा होगी? एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? तो बात सिर्फ जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग तक सीमित नहीं रह गई। इस केस के बाद अब देश के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें पारदर्शिता नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनजेए फिर से चर्चा में आ गया है, जिसे मोदी सरकार ने 2014 में पेश किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। जस्टिस वर्मा के घर मिले नोटों के बाद अब एनजेएसी को लेकर एक बार फिर माहौल बन रहा। मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक में न्यायपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सभी नेताओं को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें कहा गया कि 2015 में संसद ने जजों की नियुक्ति को लेकर एक कानून बनाया था। एक कानून बहुत सोच समझ कर बनाया गया था और सभी ने मिलकर इस कानून को पास किया था। राज्यों की विधानसभाओं ने भी इस कानून को माना था, राष्ट्रपति ने भी इस पर साइन किए थे। इस कानून पर दोबारा से विचार करना जरूरी है और धनखड़ इसी एनजेएसी की बात कर रहे थे। और अब चर्चा यह है कि एनजेएसी को लेकर दोबारा जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक हो सकती है, जिसमें एनजेएसी कानून को दोबारा से संसद में लाने पर आम सहमति भी बनने के चांसेस बताए जा रहे हैं। और अब देश का मूड मीटर में बारी है उस खबर की जिसने 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह 2 गुना कर दिया है। तो 4 धाम यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। हालांकि उन लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो ये सोचते रह जाते हैं कि काश ट्रेन जाती तो हम भी आसानी से पहुंच जाते, दर्शन कराते। और देखा जाए तो वाकई में सुविधा, सहूलियत और पर्यावरण हर लिहाज से ट्रेनों का जवाब नहीं। तो 4 धाम ट्रेन से जाने का सपना देखने वालों के लिए एक गुड न्यूज आई। आज उत्तराखंड में ऋषिकेश तक हम ट्रेन से पहुंच सकते हैं और इसी रेल लाइन को कर्णप्रयाग तक ले जाने के लिए जिस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट पर एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन के अंतिम स्टेशन सिवाई में टनल आर पार हो चुकी। ये ब्रेक थ्रू मंगलवार देर शाम सफलतापूर्वक हो गया, यानी इस मुश्किल भरी सुरंग निर्माण के दौरान खुदाई करने वाली मशीन सुरंग के दूसरी तरफ पहुंच गई। और इस प्रोजेक्ट में पहले ऋषिकेश से गोचर तक का काम पूरा किया गया था और उसके बाद गोचर से सिवाई टनल तक की जो खुदाई का काम था वो चल रहा था, जो कि एक तरीके से पूरा हो गया। टनल में आर पार पहुंचना एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए टनल में ब्रेक थ्रू मिलने के बाद प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों और मजदूरों के साथ सब लोगों ने मिलकर एक जश्न मनाया। आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचने में करीब 6 घंटे लग जाते, लेकिन दिखाते ये हैं, आपको ये बताते हैं कि कैसे रेल लाइन बन जाने के बाद आपका समय बचेगा। इस रेल लाइन में ऋषिकेश के बाद 10 से ज्यादा स्टेशन होंगे। ऋषिकेश के बाद मुनि की रेती, फिर शिवपुरी, मंजिलगांव, साकनी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, धारी, रुद्रप्रयाग, धौलतीर, गोचर और कर्णप्रयाग, ये सारे रेलवे स्टेशन के नाम हैं। और इसी गोचर और कर्णप्रयाग के पास जो सिवाई इलाका है उसके बीच टनल आर पार हुई। इस पूरे रेल लाइन की लंबाई
125 किलोमीटर के आसपास है। और जैसा कि मैंने बताया कि 12 स्टेशन हैं और सबसे अहम बात यह है कि इस रेल लाइन में टनल 17 टनल है और टनल से होकर करीब 104 किलोमीटर रेल लाइन गुजरेगी। यानी कि आप सोचिए 125 किलोमीटर में से 104 किलोमीटर रेल लाइन टनल से होकर गुजरेगी। देवप्रयाग और लछमोली के बीच तो 15 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है। इसमें पुल होंगे 35 और इस रेल लाइन को ऐसे बनाया जा रहा है कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी इस पे ट्रेनें दौड़ेंगी तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो 2 घंटे में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की दूरी आसानी से तय की जा सके। इस रेल लाइन का निर्माण 4 धाम रेल प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है और अनुमानित लागत 16,200 करोड़ रुपए है। और अच्छी खबर यह है कि प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है और 2026 तक इस जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके कंप्लीट हो जाने की उम्मीद की जा रही है।